हे गाइस, लाया हूँ वीडियो एक और मेजर डेवलपमेंट पर। साउथ कोरिया बन चुका है पहला एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है नेटो के साइबर डिफेंस सेंटर को। जैसे भारत में रॉ है, अमेरिका में सीआईए है, वैसे ही कोरिया की स्पाई एजेंसी है एनआईएस, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि एशिया की पहली स्पाई एजेंसी बन चुकी है जिसको नेटो के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ परमानेंट मेंबर इस साइबर डिफेंस सेंटर के लिए, जिसका पूरा नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CCDCOE, जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेटो का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेन करता है मेंबरिंग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को एक साथ काम करने के लिए कि साइबर अटैक के समय कैसे जवाब देना है और इन साइबर हमलों को कैसे रोकना है। इसके साथ ही CCDCOE में मेंबर्स की संख्या पहुंच गई है 32, जिसमें कि 27 मिलेंगे आपको नेटो मेंबर्स और 5 मिलेंगे नॉन नेटो मेंबर्स। नॉन नेटो मेंबर्स में है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और अब साउथ कोरिया। अब नेटो ने साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CCDCOE की स्थापना की थी 2008 में रशिया द्वारा किए गए एस्टोनिया पर साइबर अटैक के जवाब में, जो कि रशिया ने 2007 में किया था, जिसने एस्टोनिया के स्टेट नेटवर्क को क्रिपल कर दिया था, घुटनों पे ला दिया था। ये साइबर अटैक शुरू हुए थे 27 अप्रैल 2007 से। एक सीरीज ऑफ साइबर अटैक्स थे ये, जिसने टारगेट किया था एस्टोनिया की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट को, एस्टोनियन पार्लियामेंट को, वहाँ की बैंक्स को, मिनिस्ट्रीज को और न्यूज़पेपर्स और ब्रॉडकास्टर्स जो थे वो भी इस अटैक से अछूते नहीं थे। अब अगला सवाल ये उठेगा कि एस्टोनिया और रशिया के बीच ऐसा क्या हो गया था। अब एस्टोनिया और रशिया में मतभेद बढ़ने के पीछे कारण है एक मेमोरियल जिसमें कि ब्रॉन्ज से बनी एक सोल्जर का स्टैचू है और आसपास रशियन सोल्जर्स की ग्रेव है सोवियत एरा के समय की, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जो कि मिलेंगी एस्टोनिया की कैपिटल तालिन में। अब एस्टोनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये जो स्टैचू है और ग्रेव्स है इनको रीलोकेट किया जाएगा, क्योंकि आए दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और इसी बात पे ही रशिया भड़क गया था। रशियंस ने उस समय कहा कि ये तो तिरस्कार करना है, डिसऑनर करना है, जिन्होंने नाजीज के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी वर्ल्ड वॉर 2 में। अब रशियन पीपल्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय के जो मेमोरियल्स हैं बहुत ही प्रिय हैं, इमोशनली ये काफ़ी अटैच्ड हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक करीब 10 मिलियन सोवियत सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। अब इस स्टैचू के 2 वर्जन हैं, दोनों देशों के लोगों में डिफरेंट इमोशंस हैं इस ब्रॉन्ज सोल्जर की मूर्ति को लेकर। रशियन वर्जन है कि ये स्टैचू दिखाता है रशियन सोल्जर्स के बलिदान और दूसरा वर्जन है एस्टोनियंस का। एस्टोनिया के लोगों के लिए ये एक टेंस सिंबल है, उनको ये स्टैचू याद दिलाता है वो 50 साल जो कि इन लोगों ने सोवियत डोमिनेंस में जिए थे और इनकी भी काफ़ी हालत खराब हो गई थी। एस्टोनियंस का हुआ था मास डिपोर्शन, ज़बरदस्ती इन लोगों को साइबेरिया जैसी जगहों पर डिपोर्ट किया गया था। जो भी इनके वुमेन, चिल्ड्रंस और एल्डरली थे उनको ये कहते हुए साइबेरिया कजाकिस्तान भेज दिया था कि ये लोग एंटी सोवियत एलिमेंट्स हैं। अब कई एस्टोनियंस ने जब अपोज किया था तो सोवियत आर्मी ने कईयों को मार भी दिया था और एक बार तो स्टैचू को एस्टोनिया के फ्लैग में भी रंग दिया गया था। इसको देखते ही वहाँ की सरकार ने फैसला किया था कि इसको रीलोकेट करना ही सही होगा। अब ग्रुप में शामिल होने के बाद रिपोर्टर्स गए एनआईएस के पास कि बताइए कैसा लग रहा है। एनआईएस ने बताया कि 2019 से साइबर डिफेंस सेंटर में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइजेज, जो कि साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, नेटो के द्वारा करवाई जाती हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं। 2019 से शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और अब जाके हमें मौका मिला है और हमारा प्लान है कि अपनी साइबर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करना, उनको वर्ल्ड क्लास लेवल तक इम्प्रूव करना। और एनआईएस ने ऐड किया कि साइबर थ्रेट ना कि इंडिविजुअल को बल्कि नेशंस को और इंटरनेशनली भी ये ग्रेट डैमेज पहुंचाते हैं और अगर इससे निपटना है तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, एक क्रूशियल स्टेप है। और साउथ कोरिया को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो कि मिलेगा आपको सियोल में, उनके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि 6800 के आसपास सियोल में नॉर्थ कोरियन स्पाइस इन्वॉल्व हैं। सियोल में फ्रॉड से लेके ब्लैकमेलिंग, इंटरनेट गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं और इससे ये करीब $860 मिलियन एनुअली इन इलीगल गतिविधियों से कमाते हैं।
और मजे की बात तो ये है, इन अटैक्स का सोर्स होता है चाइना और कोरिया को सतर्क रहने की जरूरत भी है। मेजर साइबर अटैक्स दुनिया में जो भी होते हैं, अधिकतर में यही खबर आती है कि ये जो हैकर्स थे या फिर जो अटैक का सोर्स था वो या तो रशिया होता है या तो चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया। और ये तीनों मौसेरे भाई आपको मिलेंगे साउथ कोरिया के आसपास। एक के साथ तो डायरेक्ट बॉर्डर इनकी लगती है और चाइना के साथ शेयर करते हैं ये मैरीटाइम बॉर्डर। अब जाहिर सी बात है कि इतनी मेजर डेवलपमेंट हुई है तो चाइना का रिस्पांस आएगा ही। चाइनीज़ एनालिसिस्ट, इनके रिटायर्ड पीएलए ऑफिसर इस मुद्दे पे अपना अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। हु जिन, जो कि फॉर्मर एडिटर है ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने ट्वीट किया कि चाइना इस एक्शन को एक प्रोवोकेशन देखते हैं। साउथ कोरिया की तरफ से ये एक उकसाने वाला एक्शन है जिसका रिजल्ट हो सकता है एशियन वॉर। सीधा ये लोग वॉर पे उतर आते हैं, ये हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, और अपने गिरबान पे झांकना नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि साउथ कोरिया अगर हॉस्टाइल पाथ चुनता है अपने नेबर्स के खिलाफ तो इस पाथ का अंत भी यूक्रेन वाला हो सकता है। एक और चाइनीज एनालिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि चाइना ने हमेशा नेटो के किसी भी तरह के एक्सपेंशन को अपोज किया है। ये मूव हमें बेनिफिट नहीं करेगा और चाइना इस मूव से कंसर्न्ड है। एक और एनालिसिस ने कहा कि साउथ कोरिया को थोड़ा संतुलन बनाने की ज़रूरत है और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर अगर ये लगाम लगाना चाहते हैं तो इनको चाइना के प्रभाव की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन साउथ कोरिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मूव्स में इनका इजाफा ही होगा क्योंकि कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं इनकी पॉलिसीज़ टोटली डिफरेंट होंगी, थोड़ी सख्त होंगी। अब साउथ कोरिया का स्टैंड इनके नए प्रेसिडेंट के अंडर टफ रहने वाला है। ये पूरी कोशिश करेंगे हर वो स्टेप लें जिससे नेटो के साथ साउथ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट और बढ़े, और ये भी कोशिश करेंगे कि क्वाड में भी साउथ कोरिया की एंट्री हो जाए। क्वाड प्लस के कॉन्सेप्ट को ये और बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। अरे भैया, सब्सक्राइब का बटन दबाइए।